हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बीपीएससी तैयारी 1, 2, 3 में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और जनसंख्या नगरीकरण से पूछे गए वे सारे प्रश्न कराएंगे जो पूछे गए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या का अधिकतम संकेंद्रण है? नागालैंड, मिजोरम या मेघालय? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, मिजोरम। मिजोरम में जनजातीय जनसंख्या का संकेंद्रण सबसे अधिक है, 94.4% है। और मेघालय में 86.1% है और नागालैंड में 86.5% है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर एवं मृत्यु दर समान हो, जन्म दर अधिक हो एवं मृत्यु दर कम हो, जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो। जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो, यानी पैदा होने वाले लोग कम हो और मरने वाले लोग अधिक हो। अगला क्वेश्चन हमारा है, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं, जन्म, मृत्यु एवं प्रवाह, जन्म, मृत्यु एवं विवाह, दूसरा है जन्म, मृत्यु एवं प्रवास, तीसरा है जन्म, मृत्यु एवं जीवन प्रत्याशा, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। अगला क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल को अनुपात को क्या कहते हैं? लिंगानुपात, साक्षरता दर या जनसंख्या घनत्व या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा की जाती है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा की जाती है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र महिला या विश्व आर्थिक मंच या यूएनडीपी द्वारा? यह हमारा विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया जाता है और जिसमें भारत का स्थान 146 देशों में 146 देशों में भारत का स्थान 129वां है। भारत का स्थान क्या है? 129वां है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिशु मृत्यु दर के बारे में। यह शिशु के जन्म के लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, केवल दूसरा और तीसरा। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी और वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो गोवा राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। गोवा राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। यह सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है और यह समुद्र से सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य भी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या वृद्धि द्वारा, वृद्धि दर, जन्म दर, सीमित संसाधन, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो जनसंख्या की वहन क्षमता जो है वो सीमित संसाधन द्वारा निर्धारित की जाती है, सीमित संसाधन द्वारा निर्धारित की जाती है। अब हमारे क्वेश्चन जो है वो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से हैं। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? संख्या का पिरामिड, जीवभार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के जो पिरामिड हैं वो जीवभार का पिरामिड होता है। जीवभार का पिरामिड जो है वो उल्टा एवं सीधा दोनों प्रकार का होता है। जीवभार का जो पिरामिड है वो उल्टा एवं सीधा दोनों प्रकार का होता है। हाँ, और जो है जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है?
पोषक स्तर के प्रथम उपभोक्ता, या उच्चतम पोषक स्तर के उपभोक्ता, या उत्पादक, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, उत्पादक। उत्पादक 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 इसमें सही है। जैसे पहला इसमें जैसे घास हो गया, ये उत्पादक हो गया, हिरण जो है प्रथम उपभोक्ता हो गया, इसके बाद जो है बाघ हो गया तृतीय उपभोक्ता। जो घास है यही जो है उत्पादक है, ये इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्तर होता है। अगला क्वेश्चन है, उसी से रिपीटेड क्वेश्चन है। बीपीएससी एक पैटर्न पे काम करता है, बीपीएससी क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है। जैसे देखिए, समझिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? घास, हिरण और बाघ, घास, मछली और गाय, घास, खरगोश और हाथी, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, घास, हिरण और गाय। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक घास हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हिरण हो गया और द्वितीयक में बाघ हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम से तात्पर्य है दृढ़ीकृत कणिका तत्व, निलंबित कणिका तत्व, या घुलनशील कणिका तत्व, या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, निलंबित सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, निलंबित कणिका तत्व, निलंबित कणिका तत्व। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, ये सही है। बलपक्रम ये मेघालय में है, ये भी सही है। ये भगवान महावीर बिहार में नहीं है, भगवान महावीर कहाँ है? गोवा में है, गोवा में है। यानी हमारा इसमें बी ऑप्शन सही है, भगवान महावीर कहाँ है? गोवा में है, बिहार में नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी, फेमस क्वेश्चन है बीपीएससी का। शांत घाटी या साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो शांत घाटी साइलेंट वैली जो है वो केरल में स्थित है, केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। कहाँ है? केरल के पलक्कड़ जिले में है, पलक्कड़ जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक हैं CO2, जलवाष्प, SO2, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो अम्लीय वर्षा के लिए जो प्रदूषक है वो SO2 है। क्या है? SO2 है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। अम्लीय वर्षा का मुख्य के लिए प्रदूषक है SO2। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? चीड़ के जंगल में, झाड़ियों के जंगल में, या बाज के जंगल में, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पर्वतीय क्षेत्र के पक्षी होते हैं वो बाज के जंगल में, बाज के जंगल में निवास करते हैं, बाज के जंगल में निवास करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है केवल जंतुजात को, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को, केवल पादप जात को, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय उद्यान में संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षा दी जाती है, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षा दी जाती है। यह वनस्पति, प्राणी जात, दृश्यभूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन की रासायनिक अपक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनष्ट होते हैं? बीटा मालिक्यूल, ओजोन मालिक्यूल, एच मालिक्यूल, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्लोरीन की रासायनिक अपक्रिया के कारण जो वातावरण में CFC निकलती है उससे हमारे ओजोन मालिक्यूल नष्ट होते हैं, ओजोन मालिक्यूल नष्ट होते हैं। CFC का जो उपयोग है, जो CFC का उपयोग है, ये रेफ्रिजरेटर, जो घर के हमारे फ्रिज होते हैं, या जो गैस, जो AC होती है, AC में जो CFC का यूज किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका व्यापारिक नाम जो है फ्रियान है। CFC का व्यापारिक नाम क्या है? फ्रियान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, या मकर रेखा पर? ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ई ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। दक्षिणी ध्रुव पर, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन छिद्र ज़्यादा स्पष्ट है। समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय विस्तृत रूप से होता रहता है। ओजोन छिद्र पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर के बीच समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन छिद्र कहाँ पाया जाता है? ओजोन छिद्र समताप मंडल में पाया जाता है, जो पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर जो है वह समताप मंडल में पाया जाता है। और जो है ओजोन दक्षिणी ध्रुव पर अधिक, इसका जो छिद्र है वो दक्षिणी ध्रुव पर अधिक स्पष्ट है।
हमारा अगला क्वेश्चन है इकोसिस्टम इकोसिस्टम किस रूप में क्रियाशील होते हैं? उत्पादक, अपघटक, द्वितीयक उपभोक्ता या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा बी इकोसिस्टम जो होता है वो इकोसिस्टम में बैक्टीरिया व कवक, अपघटक या मृतजीवी होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। इकोसिस्टम शब्द का जो प्रयोग था सर्वप्रथम, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है एजी टांसले जी द्वारा किया गया था। एजी टांसले द्वारा किया गया था। एजी टांसले द्वारा किया गया था। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, अपघटक। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? अपघटक के रूप में। हमारा अगला क्वेश्चन है देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये इसमें बी ऑप्शन सही है, 1906। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून के सन 1906 में की गई थी, जिसे वर्तमान में वन अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? CO2, HF या CO, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ई ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वे प्रदूषक जो स्रोत से सीधे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं जो वे प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, और वे प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों और अन्य वायुमंडलीय घटकों के बीच परस्पर क्रिया करके कारण बनते हैं उन्हें हम द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप में प्रकाश, रासायनिक धुंध, स्वरूप पैन, ओजोन और अम्ल वर्षा इत्यादि। वे प्रदूषक जो स्रोत सीधे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं वे प्राथमिक कहलाते हैं। द्वितीयक प्रदूषक जो है किसी और के साथ परस्पर क्रिया से बनते हैं, और प्राथमिक कौन है? जो डायरेक्ट जो है वातावरण में जाते हैं, जैसे CO2, CO, HF ये सब प्राथमिक प्रदूषक हैं। CO2, CF ये सब प्राथमिक प्रदूषक हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा आजीविकारक नहीं है? आर्द्रता, जंतु, उन्नतांश या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा अजीवी कारक नहीं है? जंतु जो है वो अजीवी कारक नहीं है। अजीवी या अजैविक शब्द पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद सभी निर्जीव कारकों को संदर्भित करते हैं, जैसे आर्द्रता, सूर्य प्रकाश, जल व भूमि इत्यादि अजीवी में। और जैविक कारक में जो है सभी जीवित चीज़ों से संबंधित होते हैं, जैसे जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर इत्यादि। अजीवी में मतलब आर्द्रता हो गया, उन्नतांश हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, वो मेरे सब अजीवी हैं। बाकी जंतु जो है वो जैविक कारक के अंतर्गत आता है जो जीवित होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? फूलों पर, तनों पर, पत्तियों पर या उपयुक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन सही है, वायु प्रदूषण का प्रभाव उपयुक्त में से एक से अधिक तीनों में पाया जाता है। भाई उपयुक्त में से एक से अधिक। जो वायु प्रदूषण होता है पेड़ों और पत्तियों और फूलों को बढ़ने से रोकता है, उन्हें खिलने में देरी करता है। इसके अलावा अम्लीय वर्षा और मिट्टी। हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को BPSC तैयारी 1, 2, 3 में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और जनसंख्या नगरीकरण से पूछे गए वे सारे प्रश्न कराएंगे जो पूछे गए हैं। हमारा पहला प्रश्न है भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजाति जनसंख्या का अधिकतम संकेंद्रण है? नागालैंड, मिजोरम या मेघालय। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, मिजोरम। मिजोरम में जनजाति जनसंख्या का संकेंद्रण सबसे अधिक है, 94.4% है, और मेघालय में 86.1% है, और नागालैंड में 86.5% है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर एवं मृत्यु दर समान हो, जन्म दर अधिक हो एवं मृत्यु दर कम हो, जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो। जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो, यानी पैदा होने वाले लोग कम हो और मरने वाले लोग अधिक हो। अगला क्वेश्चन हमारा है जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं, जन्म, मृत्यु एवं विवाह,
दूसरा है जन्म मृत्यु एवं प्रवास, तीसरा है जन्म मृत्यु एवं जीवन प्रत्याशा, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, जन्म मृत्यु एवं प्रवास। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं, जन्म मृत्यु एवं प्रवास। अगला क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल को अनुपात को क्या कहते हैं? लिंगानुपात, साक्षरता दर या जनसंख्या घनत्व या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा की जाती है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा की जाती है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र महिला या विश्व आर्थिक मंच या यूएनडीपी द्वारा? यह हमारा विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया जाता है और जिसमें भारत का स्थान 146 देशों में 146 देशों में भारत का स्थान 129वां है। भारत का स्थान क्या है? 129वां है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा है शिशु मृत्यु दर के बारे में। यह शिशु के जन्म के लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, केवल दूसरा और तीसरा। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी और वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो गोवा राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। गोवा राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। यह सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है और यह समुद्र से सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य भी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या वृद्धि द्वारा, वृद्धि दर, जन्म दर, सीमित संसाधन, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो जनसंख्या की वहन क्षमता जो है वो सीमित संसाधन द्वारा निर्धारित की जाती है। सीमित संसाधन द्वारा निर्धारित की जाती है। अब हमारे क्वेश्चन जो है वो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से हैं। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? संख्या का पिरामिड, जीवभार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के जो पिरामिड हैं वो जीवभार का पिरामिड होता है। जीवभार का पिरामिड जो है वो उल्टा एवं सीधा दोनों प्रकार का होता है। जीवभार का जो पिरामिड है वो उल्टा एवं सीधा दोनों प्रकार का होता है। हाँ, और जो है जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड है सदैव सीधा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है? पोषक स्तर के प्रथम उपभोक्ता या उच्चतम पोषक स्तर के उपभोक्ता या उत्पादक, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, उत्पादक। उत्पादक इसमें सही है। जैसे पहला इसमें जैसे घास हो गया, ये उत्पादक हो गया। हिरण जो है प्रथम उपभोक्ता हो गया। इसके बाद जो है बाघ हो गया तृतीय उपभोक्ता। जो घास है यही जो है उत्पादक है, ये इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्तर होता है। अगला क्वेश्चन है उसी से रिपीटेड क्वेश्चन है। बीपीएससी एक पैटर्न पे काम करता है। बीपीएससी क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है। जैसे देखिए, समझिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? घास, हिरण और बाघ, घास, मछली और गाय, घास, खरगोश और हाथी, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, घास, हिरण और गाय। प्राथमिक उत्पादक घास हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हिरण हो गया और द्वितीयक में बाघ हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम से तात्पर्य है दृढ़ीकृत कणिका तत्व, निलंबित कणिका तत्व या घुलनशील कणिका तत्व या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, निलंबित सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, निलंबित कणिका तत्व। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, ये सही है। बलपक्रम ये मेघालय में है, ये भी सही है। ये भगवान महावीर बिहार में नहीं है, भगवान महावीर कहाँ है? गोवा में है, गोवा में है, यानी हमारा इसमें बी ऑप्शन सही है। भगवान महावीर कहाँ है? गोवा में है, बिहार में नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है शांत घाटी, फेमस क्वेश्चन है बीपीएससी का। शांत घाटी या साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो शांत घाटी साइलेंट वैली जो है वो केरल में स्थित है, केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। कहाँ है? केरल के पलक्कड़ जिले में है, पलक्कड़ जिले में है स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक हैं CO2, जलवाष्प, SO2 उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो अम्लीय वर्षा के लिए जो प्रदूषक है वो SO2 है। क्या है? SO2 है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड SO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड है। अम्लीय वर्षा का मुख्य के लिए प्रदूषक है SO2। हमारा अगला क्वेश्चन है पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? चीड़ के जंगल में, झाड़ियों के जंगल में या बाज के जंगल में या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो पर्वतीय क्षेत्र के पक्षी होते हैं वो बाज के जंगल में निवास करते हैं, बाज के जंगल में निवास करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है केवल जंतु जात को, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को, केवल पादप जात को या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय उद्यान में संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षा दी जाती है, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षा दी जाती है। यह वनस्पति, प्राणी जात, दृश्यभूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्लोरीन की रासायनिक अपक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनष्ट होते हैं? बीटा मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल, एचई मॉलिक्यूल या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्लोरीन की रासायनिक अपक्रिया के कारण जो वातावरण में CFC निकलती है उससे हमारे ओजोन मॉलिक्यूल नष्ट होते हैं, ओजोन मॉलिक्यूल नष्ट होते हैं। CFC का जो उपयोग है, जो CFC का उपयोग है ये रेफ्रिजरेटर, जो घर के हमारे फ्रिज होते हैं या जो गैस, जो AC होती है, AC में जो CFC का यूज किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है इसका व्यापारिक नाम जो है फ्रियान है। CFC का व्यापारिक नाम क्या है? फ्रियान है। हमारा अगला क्वेश्चन है ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर? ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें ई ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। दक्षिणी ध्रुव पर जबकि दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन छिद्र ज़्यादा स्पष्ट है। समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय विस्तृत रूप से होता रहता है। ओजोन छिद्र पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर के बीच समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन छिद्र कहाँ पाया जाता है? ओजोन छिद्र समताप मंडल में पाया जाता है, जो पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर जो है वह समताप मंडल में पाया जाता है। और जो है ओजोन दक्षिणी ध्रुव पर अधिक, इसका जो छिद्र है वो दक्षिणी ध्रुव पर अधिक स्पष्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है इकोसिस्टम किस रूप में क्रियाशील होते हैं? उत्पादक, अपघटक, द्वितीयक उपभोक्ता या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें हमारा बी इकोसिस्टम जो होता है वो इकोसिस्टम में बैक्टीरिया व कवक, अपघटक या मृतजीवी होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। इकोसिस्टम शब्द का जो प्रयोग था सर्वप्रथम, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है A.G. टांसले जी द्वारा किया गया था, A.G. टांसले द्वारा किया गया था, A.G. टांसले द्वारा किया गया था। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, अपघटक। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? अपघटक के रूप में। हमारा अगला क्वेश्चन है देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये इसमें बी ऑप्शन सही है, 1906। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून के सन 1906 में की गई थी, जिसे वर्तमान में वन अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? CO2, HF या CO या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं?
तो इसमें हमारा ई ऑप्शन सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वे प्रदूषक जो स्रोत से सीधे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जो वे प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। और वे प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों और अन्य वायुमंडलीय घटकों के बीच परस्पर क्रिया करके कारण बनते हैं, उन्हें हम द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप में प्रकाश, रासायनिक धुंध, स्वरूप पैन, ओजोन और अम्ल वर्षा इत्यादि। वे प्रदूषक जो स्रोत सीधे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं वे प्राथमिक कहलाते हैं। द्वितीयक प्रदूषक जो है किसी और के साथ परस्पर क्रिया से बनते हैं। और प्राथमिक कौन है? जो डायरेक्ट जो है वातावरण में जाते हैं, जैसे CO2, COHF, ये सब प्राथमिक प्रदूषक हैं। CO2, CF ये सब प्राथमिक प्रदूषक हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अजीवी कारक नहीं है? आर्द्रता, जंतु, उन्नतांश या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा अजीवी कारक नहीं है? जंतु जो है वो अजीवी कारक नहीं है। अजीवी या अजैविक शब्द पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद सभी निर्जीव कारकों को संदर्भित करते हैं, जैसे आर्द्रता, सूर्य प्रकाश, जल व भूमि इत्यादि अजीवी में। और जैविक कारक में जो है सभी जीवित चीज़ों से संबंधित होते हैं, जैसे जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर इत्यादि। अजीवी में मतलब आर्द्रता हो गया, उन्नतांश हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, वो मेरे सब अजीवी हैं। बाकी जंतु जो है वो जैविक कारक के अंतर्गत आता है, जो जीवित होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? फूलों पर, तनों पर, पत्तियों पर या उपर्युक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन सही है। वायु प्रदूषण का प्रभाव उपर्युक्त में से एक से अधिक तीनों में पाया जाता है भाई। उपर्युक्त में से एक से अधिक। जो वायु प्रदूषण होता है पेड़ों और पत्तियों और फूलों को बढ़ने से रोकता है, उन्हें खिलने में देरी करता है। इसके अलावा अम्लीय वर्षा और मिट्टी द्वारा अवशोषित प्रदूषक पौधों की जड़ों व तनों को भी नुकसान पहुंचाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग सन 1767 में जो है की गई थी। और सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। सन 1767 में किया गया था। कब किया गया था? सन 1767 में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मत्स्य कृषि सूचक है नियतिवाद का, संभववाद का या संभाव्यतावाद का या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो मत्स्य कृषि सूचक है किसका? संभववाद का। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं और जो है पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वह संभावनाओं को जन्म देते हैं। पर्यावरण से प्राप्त तो मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं। मत्स्य कृषि, फलोद्यान भी संभववाद में आता है, चारागाह भी संभववाद में आता है। मत्स्य कृषि के अलावा फलोद्यान व चारागाह ये सब जो है संभववाद के सूचक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया नियतिवाद को, नवनियतिवाद को, वैज्ञानिक नियतिवाद को या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जो है इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग परिलक्षित करता है। तो इस पर्यावरण प्रदूषण नियतिवाद और नवनियतिवाद को जन्म दिया है। पर्यावरण प्रदूषण ने नियतिवाद और नवनियतिवाद को जन्म दिया है, इसलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? पादप वृद्धि से, जनसंख्या वृद्धि से या फसल वृद्धि से? तो पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो है जनसंख्या वृद्धि से। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थान जैव विविधता हॉट स्पॉट है? पश्चिमी घाट, नंदा देवी या अरावली या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जैव विविधता का हॉट स्पॉट केंद्र है। और यह भारत में 4 प्रमुख जैव विविधता हॉट स्पॉट है। एक पूर्वी हिमालय में है,
एक पश्चिमी घाट में है, एक इंडो बर्मा क्षेत्र में है और एक सूडालैंड में है। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट दिया हुआ है तो हमारा सही हुआ। एक पश्चिमी घाट हो गया और एक इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया और एक सूडालैंड हो गया और एक पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सूडालैंड, ये सब जैव विविधता हॉटस्पॉट है भारत के। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीओडी जैविक ऑक्सीजन की माँ की उच्च मात्रा इंगित करती है। पानी बहुत प्रदूषित है, पानी कम प्रदूषित है, पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपभोग ज़्यादा है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है। अगर बीओडी की मात्रा ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, पानी बहुत प्रदूषित है। बीओडी जो है जैविक ऑक्सीजन की उच्च मांग जल प्रदूषण को इंगित करता है। बीओडी पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को दर्शाता है। कम बीओडी अच्छी गुणवत्ता वाले पानी का संकेत है। अगर बीओडी की मात्रा कम है तो वो पानी की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, और अगर बीओडी की मात्रा ज़्यादा है तो वो पानी बहुत प्रदूषित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है। रोगजनकों के द्वारा, गलफड़ों के बंद होने पर, ऑक्सीजन की कमी से, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, ऑक्सीजन की कमी से। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो मछलियाँ स्वाभाविक सी है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जल निकायों में जो वाहित मल को डाला जाता है, तालाब में, नदी में, किसी में, जल तेजी से सड़ना शुरू हो जाता है, जिससे मछलियों की मृत्यु हो जाती है। अब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो मछलियाँ तो स्वाभाविक से मर ही जाएंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवाल वृत्तियाँ पाई जाती हैं। हिमालयी क्षेत्र में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, उत्तर प्रदेश में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो जो भारत में प्रवाल वृत्तियाँ हैं वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। कच्छ की खाड़ी में भी पाया जाता है, मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है, पाक की खाड़ी में पाया जाता है। ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। प्रवाल भित्त को महासागर का वर्षा वन भी कहा जाता है। प्रवाल भित्त को महासागर का वर्षा वन भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? सन 1968 में। सन 1968 में जो है अफ्रीकी सम्मेलन आयोजित किया गया था, और इसी सम्मेलन के दौरान प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीका संधि प्रभाव में आई थी, सन 1968 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सुंदरवन WV, कार्बेट उत्तराखंड, मुरैना मध्य प्रदेश, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो ये मध्य प्रदेश मुरैना में है, मध्य प्रदेश मुरैना में है। और जहाँ से एक 10वीं फेल मूवी नहीं आई थी, 10th फेल, जहाँ के वो जो एक IPS थे, वहीं मुरैना मध्य प्रदेश से है। वहीं पे घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के राज्य मुरैना जिले में स्थित राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी घड़ियालों के प्रजनन का एक बड़ा केंद्र है। इस अभ्यारण्य में विश्व की 80% घड़ियाल आबादी निवास करती है। मनोज कुमार थे वो IPS, मध्य प्रदेश मुरैना के ही थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, कृषिगत फैलाव, चराई और जलाने वाली लकड़ी का भी एक कारण, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। इसमें हमारा ई ऑप्शन सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। बृहद पैमाने पर योजना का विकास, कृषि का विस्तार तथा चराई और जलाने की लकड़ी का भी एक कारण, और 3 वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध, अतः उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। पारा, कैडमियम, सीसा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या जो है कोई नहीं। जो सीसा है वो ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। इसका शरीर पर विभिन्न प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे न्यूरोलॉजिकल और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रभाव शामिल है। यानी हमारा सी ऑप्शन सही है, सीसा बहुत खतरनाक होता है। जो ऑटोमोबाइल में एग्जॉस्ट से सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक क्या है? सीसा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। पारिस्थितिकी अशांति, तबाही, पारिस्थितिकी क्षरण, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है पारिस्थितिकी क्षरण, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन।
हमारा सी ऑप्शन सही है, हमारा इसमें सी ऑप्शन सही है। अवांछित परिवर्तन जो मानव आबादी, मानव जीवन, औद्योगिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक विरासत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सींग युद्ध गैंडा का गृह राज्य है। एक सींग युद्ध गैंडा का गृह राज्य है, जो है गुजरात, केरल, असम या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो एक सींग वाला जो गैंडा है वो असम में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? वो असम में पाया जाता है। राइनो प्रजाति का सबसे बड़ा गैंडा होता है यहाँ। इसका प्रमुख जो गृह राज्य वो असम ही है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में एक सींग वाले गैंडों के लिए ही प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसे रेड सूची में जो है शामिल कर दिया गया है इस एक सींग वाले गैंडों को, क्योंकि ये एक विलुप्त होती हुई प्रजाति मानी जा रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए ये क्वेश्चन पीछे भी हमें मिला था। भगवान महावीर वहाँ पे जो है ये मिलान करने वाले में था। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो जो भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये क्या कहते हैं? ये गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। गोवा में है। राजस्थान में जो है सरस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है। और जो है मध्य प्रदेश में कूनो है। कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5वीं बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है 3167, 3267, 3067 या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167 है। कितना है? 3167। यहाँ दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघ निवास करते हैं। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। ये भी पूछता है, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में शुरू किया गया था। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों के लिए आश्रय एवं संरक्षण प्रदान करता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ? 1973 में। और 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार 2022 के भारत में कितने बाघ हैं? 3167। धन्यवाद दोस्तों। बाकी इसका पार्ट 2 है वो आपको अगले वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।